Hello everyone, dear students. As per my promise, I have to discuss one trick regarding this non-terminating repeating decimal expansion. बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था चैप्टर 1 में, उसमें हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था यूजिंग आवर ट्रेडिशनल मेथड, राइट? बट इन दिस वीडियो, as I have promised you earlier, in this video I will explain one tricky formula, and with the help of this formula you will definitely capable to convert any non-terminating repeating decimal expansion into the simplest form using this tricky formula. मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि what is the meaning of this formula. देखो, आपको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है इस गिवन इस गिवन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं और कौन कौन सी डिजिट्स के ऊपर बार है और बार नहीं है. क्या कौन कौन सी डिजिट्स के ऊपर बार है और कौन कौन सी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है. तो ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जाम्पल देखूँ, यहाँ पे 1.323 एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और 23 के ऊपर बार है. ठीक है, अब फॉर्मूला समझो. फॉर्मूले में यहाँ पे ये कह रहा है सबसे पहले आपको लिखना है राइट ऑल दी डिजिट्स. राइट ऑल द डिजिट्स का मतलब है इस गिवन नंबर में मुझे जितनी भी डिजिट्स दिख रही हैं मैं सारी की सारी यहाँ पे लिखूंगा. सारी की सारी मतलब यहाँ पे जो डेसिमल है और जो बार बार है ये कुछ नहीं लिखना मुझे. सिर्फ क्या लिखनी है, राइट ऑल दी डिजिट्स जस्ट लाइक दिस 1 3 2 3. क्या करा है मैंने, आई हैव रिटेन ऑल दी डिजिट्स. ठीक, माइनस. अब इसके बाद क्या कह रहा है, राइट दोज डिजिट्स दैट डू नॉट हैव बार्स. अब आपको वो डिजिट्स लिखनी है जिनके ऊपर बार नहीं है. तो आप देखो किसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे 1 और 3 के ऊपर. तो आप यहाँ पे 1.3 नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे सिर्फ वो डिजिट्स 13. ठीक है, क्या लिखोगे 13. एक बार फिर से क्या हुआ है, सबसे पहले आपको वो नंबर वो सारी डिजिट्स लिखनी है जो कि इस नंबर में गिवन है. ठीक है, माइनस. अब आपको वो डिजिट्स लिखनी है जिनके ऊपर बार नहीं है. यहाँ पे डेसिमल वगैरह कुछ नहीं आएगा. ठीक, होल अपॉन. अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट नाइन्स एज नंबर ऑफ बार्स. क्या मतलब, एज नंबर ऑफ बार्स कंटेनिंग डिजिट्स. कंटेनिंग डिजिट्स. इस लाइन का मतलब क्या है, राइट नाइन्स एज नंबर ऑफ बार्स कंटेनिंग डिजिट्स. बोले तो जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9. जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो उतने ही मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 9. ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा है, एंड राइट जीरोस आफ्टर 9. अब मैं 9 के बाद, जहाँ पे 9 एंड हो रहा है ना, इसके बाद 0 लिखूंगा. कितने 0 लिखूंगा, देखो पढ़ते हैं यहाँ पे. एंड राइट जीरोस आफ्टर 9 एज द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल डज नॉट कंटेन बार. बोले तो इस डेसिमल के बाद वो डिजिट को देखो जिसके ऊपर बार नहीं है. तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि डेसिमल के बाद 3 मतलब एक यही डिजिट ऐसी है, सिर्फ एक डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं है. तो मैं क्या करूँगा, जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है डेसिमल के बाद उतने मैं नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे लिख दूंगा. बात समझ में आई यहाँ तक? एक बार फिर से, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, इस नंबर में जितनी डिजिट दे रखी हैं एक्सक्लूडिंग डेसिमल और बार बार, माइनस उसके बाद मैं कौन से डिजिट्स लिख रहा हूँ, जिस डिजिट्स के ऊपर बार
नहीं है, बोले तो 1 और 3, इसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है। होल अपॉन में मैं 9 कितने लिख रहा हूँ, 9 क्या बता रहा है कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 मुझे लिखने हैं, ठीक। और जहाँ पे ये 9 एंड हो रहा है, जहाँ पे ये 9 एंड हो रहा है उसके बाद मुझे जीरो की वैल्यू कितनी लिखनी है, मतलब कितने जीरो लिखने हैं वो कौन बताएगा, डेसिमल के बाद की डिजिट जिसके ऊपर बार नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो 3 - 3 0, 1.323 था ना, हाँ सही है 1.32, तो फिर यहाँ पे 2 में से क्या 1 1 3 1 0 अपॉन 990। क्या ये और सॉल्व हो सकता है, हाँ। अब जब आपके पास सॉल्व होकर फाइनल एक रेशनल नंबर आएगा तब आपको ये देखना है क्या ये और सॉल्व हो सकता है, तो आंसर है हाँ हो सकता है। क्या बचा 131 अपॉन 99। अब आप देखो कि क्या ये और सॉल्व हो सकता है, तो आंसर है नो, बिकॉज 131 हमारा एक प्राइम नंबर है। 131 प्राइम नंबर है, हाँ है, ठीक। तो इस तरीके से हमें इस ट्रिक को फॉलो करना है। एक अब बुक वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे बुक में हमें दे रखा था 1.224 के ऊपर बार था, ठीक। अब इस फॉर्मूले को मैं रफ कर रहा हूं, सब लोग इसको नोट कर लेंगे। ये फॉर्मूला ऐसा है कि अभी तो आसान लगेगा, अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करी ना तो भूल जाओगे। चलो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले सारी डिजिट्स लिखनी है 1 2 2 4, फिर उसके बाद वो डिजिट्स लिखनी है जिसके ऊपर बार नहीं है 1 2 2 अपॉन कितने 9 लिखने हैं जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है। अब डेसिमल के बाद देखना है जितनी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, तो कितनी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, तो आंसर है 2। अब हमें इसको सॉल्व करना है, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1 1। अभी देखो क्या ये और सॉल्व हो सकता है, तो आंसर है हाँ। 2 5 10 2 5 10 2 1 2, देखना ऑप्शन में है 551, हाँ है, यही ऑप्शन सी है। आगे आंसर हमारा। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कितना सेकंड्स लगा, अगर फॉर्मूला दिमाग में हो तो मेरे हिसाब से 6 से 7 सेकंड लगेंगे, स्पीड और बन जाएगी तो 5 सेकंड में हो जाएगा। एक ये वाला देखें जो आपको क्वेश्चन नंबर 18 में था 0.254। अब यहाँ पे 54 के ऊपर बार है, देखें। वैसे तो इसमें आंसर सी था, बोले तो क्यू का हमारा फर्स्ट बता रहा। चलो देखते हैं, पहले सारी डिजिट्स लिखनी है। अब क्योंकि देखो डिजिट यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, तो चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ना लिखो तो बढ़िया है। कुछ इस तरीके से -2, हमें फिर कौन सी डिजिट लिखनी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 2 ही है, ठीक है। अब 990, चलो सॉल्व करें इसको। 252 अपॉन 990 किससे चला जाएगा, 2 से, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 4 8 2 5 10 0, 3 से चले जाएगा ये। 3 4 12 3 2 6 3 1 3 3 5 15, अगेन 3 से चले जाएगा। 3 1 3 3 4 12 14 अपॉन 50। अभी जो और चला जाएगा 14 अपॉन 50 है, क्यों 14 अपॉन 50 है तो क्या आएगा यहाँ पे 990 अपॉन 0, ठीक है। एक मिनट, टू 5 0 2 2 5 4, ठीक है, -2, ठीक है, जितनी डेज के ऊपर बाहर नहीं है, ओके, अपॉन 990, तो 252, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4 6 12 2 6 12 2 4 8 2 5 2 4 8 2 9 18। ये गलती हो गई यहाँ पे, 2 9 18। जल्दीबाजी में डिवीजन में भी गड़बड़ हो सकती है। 2 1 2 2 2 4 2 6 12
2 4 सा 8, 2 9 सा 8। ठीक है, अभी और कटे आएगा 7 1 7, 7 से चले जाएगा ये 7 1 7, 56, 7 8 सा 56, 7 7 सा 49। ठीक है, 2 4 सा 8, 2 9 सा 18, 2 5 सा 10। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, 2 4 सा 8, 2 9 सा 18, 2 5 सा 10। अब सही है, किससे जा रहा है ये? 3 1 सा 3, 2 9 सा यार अभी मैं मालूम है 3 9 सा 18 बोल रहा था मैं, 3 6 सा 18। तो 3 4 सा 12, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 19, 3 6 सा 18, 3 5 सा 15, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 3 1 सा 3 5 सा 15, 3 5 14 अपॉन। मालूम है डियर स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है कि हम कैलकुलेशन करते हैं, हमसे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, इवन मुझसे भी हो रही है, अच्छे अच्छे टीचरों से होती है। ऐसा क्यों मालूम है? अगर आप मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट या फिर मैं कहूँ स्पेशली मैथ्स करते टाइम आपका दिमाग कहीं और डाइवर्टेड है किसी कारणवश, क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में भी हूँ, है ना, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ भी चल रही है, एज अ फैक्टर ऑफ विच मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। यही चीज़ आपके साथ होती है पेपर टाइम में। आप 3 9 सा 16 बोल देते हो पर एक्चुअल में 3 9 27 होता है ना। तो सॉल्यूशन करते टाइम कोशिश करो आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो। मुझे भी मालूम है मेरा दिमाग शांत होना चाहिए, पर लेकिन थोड़ा सा आपके लिए भी वीडियो बनानी थी, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा छुट्टी लूँगा कुछ दिनों के लिए, तो आपका लॉस ना हो बेटे, इसीलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो समझ में आ गई होगी ट्रिक सबको। एक क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 और समझ लेते हैं। तो वो मैथ्स है, छोटी मोटी गलतियां चलती रहती हैं, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रह गया था हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ पॉजिटिव इंटीजर n, जब एक पॉजिटिव इंटीजर n डिवाइड हो रहा है n से, हमें 7 रिमाइंडर दे रहा है। कुछ क्वेश्चन तो इसका कुछ क्वेश्चन होगा इसी तरीके से, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3n minus 1 is divided by the same number। ये क्यों क्या है सर, ये क्यों क्वेश्चन है हमारा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन की फ्रेमिंग हमें क्लियर है कि जब कोई एक पॉजिटिव इंटीजर n 9 से डिवाइड होता है तो 7 रिमाइंडर छोड़ता है। इसी तरीके से जब एक नंबर 3n minus 1 9 से डिवाइड होता है तो क्या रिमाइंडर छोड़ेगा। तो देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। क्या, इसके लिए पहले आपको एक डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है। देखो ये मेरा जो नंबर डिवाइड होता है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड, और जो डिवाइड करता है वो क्या कहलाता है, डिवाइजर। डिवीजन एल्गोरिथम ये बोलती है कि डिविडेंड ऑब्टेन होता है कब, जब डिवाइजर का मल्टीप्लाई आप क्वोशिएंट के साथ करते हो। जब आप डिवाइजर का मल्टीप्लाई क्वोशिएंट के साथ करते हो और इनके प्रोडक्ट को, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है, इनके प्रोडक्ट को आप ऐड करते हो रिमाइंडर के साथ। ठीक है, ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट क्लास 10th में से कट गया है, सीबीएसई ने कटवा दिया, लेकिन फॉर आईएमओ हमें इसको पढ़ना है। तो यही कुछ फॉर्मूला मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की मदद से कराऊंगा, फिर इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक टेक्निक से बताऊंगा, हो सकता है वो आपको और आसान लगे। ठीक है,
तो इसको मैं इसमें फ्रेम करता हूँ, इस चीज़ को एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्रेम करता हूँ। तो डिविडेंड मेरा क्या है बेटे यहाँ पे n, डिवाइजर क्या है 9 इंटू क्यू प्लस 7, 9q लिख दो उसको, 9q प्लस 7। अच्छा, अब तुम जरा एक चीज ऑब्जर्व और करो बेटे कि ये जो यहाँ पे 7 रिमाइंडर छोड़ा है, इस 7 को क्या मैं 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या मतलब सर? जैसे मेरे पास कोई नंबर है 10, क्या मैं 10 को 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में तोड़ सकता हूँ? 9 इंटू समथिंग का मतलब क्या है सर? 9 इंटू समथिंग का मतलब है कि मैं 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 1 प्लस 1। हाँ, 9 1 का 9 प्लस 1 10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या मैं 9 को सिर्फ 9 को 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। कैसे? 9 इंटू 1 प्लस 0, 9 1 जा 9 प्लस 0, हाँ लिख सकते हैं। क्या मैं 8 को लिख सकता हूँ 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि 8 9 से छोटा है, 8 9 से छोटा है। बात समझ में आ रही है? हम सर ऐसा क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए। अब देखो, इसको फ्रेम करो। अब बात ये आती है बेटे, अब आपको जब इस सिचुएशन को इस सिचुएशन के हिसाब से फ्रेम करना है तो पहले एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ट्रेडिशनली हम समझ रहे हैं अभी, कायदे से तो हम इस कॉन्सेप्ट के ज़्यादा डीप जा नहीं रहे हैं, क्योंकि डीप में बहुत चले गए तो बहुत लंबा लेक्चर निकल जाएगा ये। तो मैं कंपटीशन बेसिस पे आपको इसको क्लियर करवा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको, उस क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक, देखो यहाँ पे ये जो नंबर है, जो दोनों डिविडेंड है, ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन दोनों में कुछ भी आए वो अलग बात है, क्वेश्चन तो क्यों ही रहेगा दोनों में। एक में रिमाइंडर 7 है, एक में कुछ और आ सकता है, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये नंबर में कुछ कलाकारी हो रही है, मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इस सिचुएशन को ऐसी बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले इस n का 3 टाइम्स हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस n को 3n बनाने की कोशिश करूँगा। कैसे? दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करके। देखो कैसे, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ द साइड। तो जब मैं 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 27q प्लस 21। चलेगा? कोई दिक्कत है? यहाँ तक हम प्रोसेसिंग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई रूल है, ये एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ पे 3n आ गया, अब मुझे मैंने n को 3n बना दिया, अब मुझे अगर इसको 3n माइनस 1 बनाना है तो मैं क्या करूँ? हाँ, मैं दोनों साइड -1 कर दूंगा इस तरीके से। कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ये बचा है। एक बार फिर से क्या हुआ है, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखें तो कोशिश करो सबसे पहले इस टाइप से फ्रेम करने की, इससे क्या है आसानी हो, तो हमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये दोनों डिजिट्स जो हैं ये सेम नंबर से डिवाइड हो रही हैं। हाँ हो रही हैं, रिमाइंडर कुछ भी हो चलेगा। अब उस कंडीशन में क्या होगा, हम इसमें यूज करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से मैंने फर्स्ट सिचुएशन को ऐसे फ्रेम कर दिया। हाँ कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस n को इस टाइप से फ्रेम करना। बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा दिमाग लगाएं तो। उसके लिए हमने तरीका सीखा। क्या? सबसे पहले n का मैंने करा यहाँ पे 3 टाइम्स, यही आसान है करना। उसके बाद क्योंकि दोनों में -1, क्योंकि यहाँ पे -1 हो रहा था तो मुझे दोनों साइड -1 करना पड़ेगा। पर एक बात है,
जिस नंबर का आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर का यहाँ पे होगा दोनों तरफ, मतलब पूरे में होगा। इसी तरीके से जब आप -1 यहाँ पे कर रहे हो तो -1 यहाँ भी करना पड़ेगा, क्यों? जिससे इक्वेशन बैलेंस है ना। ठीक है, अब एक चीज समझना, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, जैसे कोई एक नंबर है मेरे पास, मान लो 27, क्या 27 9 से डिविजिबल है? हाँ है। जब कोई नंबर किसी और नंबर का डिविजिबल होता है तो क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 27 मैं कह रहा हूँ 9 से डिविजिबल है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू समथिंग? सर समथिंग क्या है? समथिंग का मतलब है कि ये 27 9 की टेबल में कितनी बार जा रहा है, 27 9 की टेबल में कितनी बार जा रहा है, तो आंसर है 3 बार जा रहा है। फिर से, क्या 36 9 से डिविजिबल है? हाँ है। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा? जिससे डिवाइड हो रहा है, इनटू जितनी बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? तो आंसर है 4 बार होता है। एक बार हो 81 9 से डिविजिबल है? हाँ है। तो कैसे लिखूंगा मैं उसको? जिससे डिवाइड हो रहा है और जितनी बार हो रहा है। 72 डिविजिबल है? अब बताओ किससे डिवाइड हो रहा है, मतलब किससे डिवाइड करना है? 9 से। कितनी बार हो रहा है? ठीक इसी तरीके से ये जो मेरे पास नंबर है, ये नंबर डिवाइड कैसे हो रहा है? 9 से। तो इस नंबर को मैं 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखूंगा, तो आंसर है हाँ लिखेंगे। लिखना पड़ेगा, तभी तो कहलाएगा कि वो 9 का डिविजिबल है। जैसे 27 36 वगैरह हो रहे थे, जैसे मैं कह रहा हूँ 3n - 1 9 से डिविजिबल है, तो 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा हमें। क्या यहाँ पे बन रहा है 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में? तो आंसर है नहीं। अब इसको बना देखो कैसे। ये जो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को देखो, क्या ये 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में टूट सकते हैं? तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो आंसर है हाँ, टूट तो सकते हैं। इसको तो मैं 3n - 1 यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ। 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 की, ये तो आसान था। 20 को कैसे लिखेंगे 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में? एक हमने शुरू में कॉन्सेप्ट सीखा था, उसी को यहाँ पे लेके आएंगे। 20 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 2, 9 2 18 प्लस 2। हाँ लिख सकते हैं। 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखना है इसको, है ना? अच्छा, तो ठीक है, हमने लिख दिया। अब तुम एक चीज देखो, अब तुम्हें एक चीज करनी है, देखनी भी और करनी भी है। देखनी क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? तो आंसर है 3, 1 2 और 3। एक हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से, क्योंकि मुझे 9 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, मैं निकाल लूंगा उसको बाहर। तो निकालने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और आखिरी में क्या रह जाएगा मेरे पास? प्लस का 2। ऐसा हमने मालूम है क्यों करा? जिससे आपको ये एक रिमाइंडर मिल जाए। फिर से यहाँ तक तो कहानी सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद की कहानी ये है, क्योंकि ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो मुझे इस नंबर को 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। भाई बनाना पड़ेगा, यही डिवीजन एल्गोरिथम है ना? तो 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे दो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, उनको 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में तोड़ो, दोनों को तोड़ो अगर पॉसिबल हो रहा है तो आंसर है हाँ, ये तो पॉसिबल है। ये भी है, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे क्रिएटिव वे में तोड़ा। और दिखा दूँ एक बार एग्जाम्पल से। जैसे मेरे पास 28 है, क्या मैं 28 को 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। मालूम है कैसे? 9 3 27 प्लस 1 28 आ जाएगा।
ठीक, 35 को लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 9 3 था 27 प्लस 8, ऐसे बनाया जाता है। फिर देखो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म शुरू के 2 हैं, यहाँ से मुझे 9 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, 9 कॉमन ले लिया, जिससे मुझे मालूम है क्या फॉर्म मिल गई, ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है और 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है। हमेशा ध्यान रखना इस रिमाइंडर की वैल्यू इस रिमाइंडर की वैल्यू इस डिवाइजर से हमेशा छोटी होती है। वैसे डिग्री के रूप में देखूंगा, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से छोटा होता है, ठीक। लेकिन अगर मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में देखूं तो न्यूमेरिकल फॉर्म में रिमाइंडर का वैल्यू डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ पे रिमाइंडर मुझे क्या दिख गया, 2। क्या ऑप्शन में 2 है रिमाइंडर में? हाँ है, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। एक तो ये तरीका है इसको डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से करने का, इसको एक बार नोट कर लो। एक तरीका और, इसको मतलब एक ट्रिकी मेथड और बता देता हूँ, अगर वो सही लगे तो आप उसको देख लीजिएगा। वैसे ट्रेडिशनल तरीका तो यही है, किस तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्म बनानी है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और लिखवा दूंगा, तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए बेटा, ठीक है। चलो, अब देखो अपने मन से, अब हम इसकी एक ट्रिक सीख रहे हैं। अपने मन में यहाँ पे कोई डिविडेंड सोचो कि जब मैं उसको 9 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 7 छोड़े, क्या हो सकता है? वो तो 9 से बड़ा ही ना, 11 नहीं, 11 छोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 17 9 है 17 9 8 17 16। अगर मान लो मैं n की जगह 16 चूज करता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो मैं 16 से 9 को डिवाइड करूँ तो देखो रिमाइंडर 7 छोड़ रहा, हाँ छोड़ रहा है। अब अगर मैं इसी 16 को इस तरीके से फॉर्म कर दूं, बोले तो 3n-1 में n की जगह 16 रख दूं, कैसे? यहाँ पे n की जगह 16 रख दूं मैं, तो 3 × 16 - 1, पहले ब्रैकेट पार्ट सॉल्व होगा, 16 3 48, हाँ 47। अब इस 47 को 9 से डिवाइड करो, 9 5 का, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है और रिमाइंडर 2 आंसर आ रहा था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ट्रिक काम कर गई हमारी। तो क्या जरूरी है सर कि n = 16 में ही काम करेगा ये? मतलब जो मैंने यहाँ पे n = 16 चूज करा है, क्या ये इसी के लिए एलिजिबल है? कुछ पता नहीं है। वो तो n की मैंने वैल्यू ऐसी रख ली कि जब मैं n इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 7 छोड़ रहा है, जो यहाँ पे छोड़ रहा था। फिर मैंने 16 को उठा के इस फॉर्म में रख दिया, जब मैंने डिवाइड करा तो रिमाइंडर 2 मिला, जो आंसर से मैच करता था। ये ट्रिक बढ़िया है, पर यहाँ पे क्या थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, पर टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है ना। तो ये आप टेक्निक यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन में। अब मैं आपको इसी के बेसिस पर 2-3 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, तो आप उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छी थी ट्रिक ये वाली, मजा आ गया होगा, देखते हैं। देखो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो अपना नींबू पानी वगैरह अच्छे से पीते रहो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। चलो स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव इंटीजर m when divided by 11 gives remainder 6, gives remainder 6 if 4m plus 5 is divided by 11, then the remainder is,
अब आपको रिमाइंडर बताना है। ऑप्शन ए 5 6 7 8 5 6 7 8। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, when the positive integer n is divided by 7, when the positive integer n is divided by 7, the remainder is 4. ठीक है, when m plus 26 is divided by 7, when m plus 26 is divided by 7, then the remainder is क्या होगा 0 2 4 6 0 2 4 6। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, एक और लिख लो। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग होगा, थर्ड वाला। लास्ट क्वेश्चन है ये, when a positive integer y, when a positive integer y is divided by 47, is divided by 47, 47 है, ठीक है, 47, the remainder is 11, the remainder is 11। If y square is divided by 47, अब थोड़ा सा चेंज है, if y square is divided by 47, then the remainder will be, then the remainder will be what? 7 17 27 37, 7 17 27 and 37। ये तीन क्वेश्चंस हैं आपके पास। अब देखते हैं किसका आंसर मेरे पास सबसे पहले आता है। ठीक है, अच्छा एक बात है, जिसके फर्स्ट 10 आंसर्स मेरे पास सही आ गए, हालांकि मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा नहीं, जिसके फर्स्ट 10 आंसर्स मेरे पास सही आ गए, देखो मैं कुछ प्राइस तो दे नहीं पाऊंगा, है ना, पर लेकिन हाँ एक उन फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ रहेगा। ठीक है, उन फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए सरप्राइज़ रहेगा कि जो इसके सबसे पहले आंसर देगा सही बिल्कुल, और मैं कमेंट बॉक्स में नहीं बताऊंगा कि ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। और आपको प्रॉमिस करना है मैथ्स को कि गूगल की हेल्प कोई नहीं लेगा। अगर सच में जिसको मेडल चाहिए, गूगल की हेल्प कोई नहीं लेगा, जो आपने पढ़ा है सीखा है उसी को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, आपके पास एक टारगेट और है कि जो मैंने ट्रेडिशनल मेथड बताया है इस वाले क्वेश्चंस का कोशिश करना उससे भी करने की, क्योंकि कुछ लॉजिक्स आपके वहाँ से डेवलप हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो डेवलप हो ही रहा है ना आपका, कुछ तो नया सीख ही रहे हो। और जो ट्रिक आपने सीखी है इस क्वेश्चन की, अगर आप इन क्वेश्चंस को ट्रिक से कर रहे हो तो वॉच लगा के करना, जिससे आपको ये पता रहे कि कितने कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर ले रहे हैं यूजिंग ट्रिक। लेकिन ट्रेडिशनल से पहले इसको सीखो, उसके बाद ट्रिक से लगा के मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है इसके आंसर्स, नाम लिखकर, अपना नाम लिखकर। ठीक है, जैसे आपका नाम फॉर एन एग्जाम्पल आकाश अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये। ठीक है, फिर देखते हैं कि आपके पास 2 दिन है, जैसे अगर कोई वीडियो आज देखता है तो उसके पास 2 से 3 दिन है, तो वो आराम से उसमें भेज सकता है। फिर देखते हैं फर्स्ट 10 आंसर्स किसके सही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आई होप यू ऑल लाइक दीज वीडियोस।
फिर मैं आपके पास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर लेके आऊँगा कुछ दिनों के बाद, ठीक है, कुछ दिनों के बाद। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट एवरीवन, बाय।